सभी साथियों को सुप्रभात। चलिए आज के सेशन की पुनः शुरुआत करते हैं। क्लास 3 पर आज हम चर्चा करेंगे छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती वर्ग 2 सामाजिक विज्ञान की क्लासेस हम कंटिन्यू आप सभी के लिए प्रोवाइड करवा रहे हैं। ये हमारी आज की जो क्लास है क्लास 3 है, यूनिट 3 जिसको हम कहेंगे। तो इकाई 3 पर आज हम बात करने जा रहे हैं, जिसमें मौर्य साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य पर चर्चा होगी। और इस टॉपिक में राजनीतिक इतिहास और प्रशासक, भारतीय संस्कृति के प्रति योगदान, गुप्त काल में सांस्कृतिक उपलब्धियों पर आज की इस वीडियो में चर्चा होगी। इसके अलावा जितने भी पॉइंट्स हैं सभी पर हम चर्चा करेंगे और भारत का सांस्कृतिक जो संबंध है विश्व के साथ उस पर भी बात करेंगे। तो नए साथी चैनल से जुड़ जाएंगे। एक ही वीडियो में पूरा यूनिट को कवर करने का प्रयास रहता है हमारा। चलिए फिर सेशन की शुरुआत करते हैं। यूनिट 3 इकाई 3 मौर्य साम्राज्य तथा गुप्त साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य जिसकी मैं बात करूं, ये मौर्य वंश है और मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की और इसलिए इसको संस्थापक कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के ने जो है चाणक्य के सहयोग से, इनके जो महामंत्री कह सकते हैं चाणक्य को, अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे चाणक्य, और चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के सहयोग से नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को, देखिए जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित करके मगध पर मौर्य वंश की स्थापना की थी। ठीक है, कहां पर? मगध पर। जब चंद्रगुप्त मौर्य का घनानंद से झगड़ा हुआ, युद्ध हुआ, तो पहली बार में चंद्रगुप्त मौर्य हार गए थे। उसके बाद दूसरी बार जब इन लोगों की लड़ाई हुई तब चंद्रगुप्त मौर्य जीते, घनानंद परास्त हो गए, पराजित हो गए। ठीक है, इसमें और पॉइंट आता है निष्काम्य कर का स्रोत निर्यात कर था। इसको भी याद रखना। मौर्य काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र, जब मौर्य काल चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था उस समय तक्षशिला एक बहुत ही फेमस जगह हुआ करता था जहां पर उच्च शिक्षा प्राप्त मिलती थी। ठीक है, आज भी हम तक्षशिला का नाम सुनते ही हैं। तो ये मौर्य काल से ही वहां पर थे और इसी तक्षशिला के आचार्य थे। ठीक है, तो अब यहां पर बात करें मौर्य से संबंध में, भारतीय समाज जो है 7 वर्ग में विभक्त था और ये कथन था मेगास्थनीज का, अर्थात मेगास्थनीज ने मौर्य समाज को 7 भागों में बांटा था। ठीक है भाई, चलिए चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में थोड़ा सा जान ले। तो चंद्रगुप्त मौर्य और इन्होंने मौर्य समाज अर्थात मौर्य शासन काल का प्रमुख हम इसको कह सकते हैं। मौर्य वंश के संस्थापक भी इसको कहा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को, और यही प्रथम शासक था मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक। इन्हीं ने मौर्य साम्राज्य की शुरुआत की, इसलिए इसको प्रथम शासक कहा जाता है और इसको संस्थापक भी कहा जाता है। क्लियर है? इसकी राजधानी अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य की जो राजधानी है पाटलिपुत्र है, पाटलिपुत्र था। और इनके गुरु का नाम या महामंत्री कह सकते हैं, उनका नाम चाणक्य था। ठीक है, और चाणक्य को ही कौटिल्य और विष्णुगुप्त दोनों कहा जाता है। ठीक है, चारण गांव होने के नाम से इसको चाणक्य कहा गया। ठीक है, कौटिल्य और विष्णुगुप्त ये तीनों नाम चाणक्य का ही है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है भाई। अब जो है चंद्रगुप्त मौर्य नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद से इनका संघर्ष हुआ, इनकी लड़ाई हुई। ठीक है, और प्रथम बार जब ये लड़ाई हुआ तो पराजय हुई, किसकी? चंद्रगुप्त मौर्य की। उसके बाद फिर से इन दोनों की लड़ाई हुई जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य जो है क्या हुए? विजयी हुए और घनानंद परास्त हो गए। अब जो है आगे इनका जो विवाह की बात कर लूं मैं, तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो विवाह है सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलेना से इसका जो विवाह है वो हुआ था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का जो विवाह है सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलेना से इसका विवाह हुआ
और चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय, जब ये निर्वाण अवधि में था, मृत्यु अवधि में था, तो ये श्रवण बेलगोला में अपना अंतिम समय बिताया। और इसी में एक चीज और आपको याद रखना है, अर्थशास्त्र के लेखक के रूप में हम जो है किसको मानते हैं? कौटिल्य को। ठीक है, अर्थशास्त्र के लेखक थे कौटिल्य, इंडिका के लेखक मेगास्थनीज। ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इसको याद रखेंगे। इंडिका के लेखक मेगास्थनीज और अर्थशास्त्र के जो लेखक है वो कौटिल्य थे। ठीक है, तो ये दो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिसको आपको ध्यान देना है। चंद्रगुप्त मौर्य जो है जैन भिक्षु बनने के बाद अपना सिंहासन त्याग दिया। देखिए, भले ही शुरुआत में सिंहासन का शासक बनने का उसके मन में जो भी रहा होगा, है ना, लेकिन जब उन्होंने जैन धर्म को स्वीकारा और जैन भिक्षु बना तो राज सिंहासन को उन्होंने त्याग दिया और जैन भिक्षु बनकर चले गए। ठीक है, तो ये रहा चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी या चंद्रगुप्त मौर्य का शासन काल। और इसके बाद मैं बात करूं बिंदुसार। अब ये जो है बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के बाद इनकी ये कहना चाहिए शासन चलाया, मौर्य वंश के साम्राज्य को इन्होंने आगे बढ़ाया। चंद्रगुप्त मौर्य का ये उत्तराधिकारी बना क्योंकि उसका ही पुत्र था ये। ठीक है, अब बिंदुसार के अन्य नाम भी है, अमित्रोचेडस, जिसको अमित घात भी कहा जाता है। ठीक है, ये बिंदुसार का ही नाम है। बिंदुसार को एक उपाधि भी प्राप्त हुआ था, 2 समुद्रों के विजेता भी कहा जाता है। याद रखना, अगर पेपर में ये प्रश्न आ गए 2 समुद्रों के विजेता कौन है, तो हमेशा उसको याद रखना बिंदुसार है जो कि 2 समुद्रों का विजेता है। और ये 2 समुद्र क्या था? अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। ठीक है, ये जो बिंदुसार, देखो बिंदुसार है वे आजीवक संप्रदाय के मानने वाले थे। ठीक है, इसके पहले जैसे हमने चंद्रगुप्त मौर्य को देखा तो वो क्या था? बौद्ध धर्म के प्रवर्तक। और इस बिंदुसार जो है आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। इस काल में भी इनका जो प्रधानमंत्री चाणक्य ही था। ठीक है, जैसे मौर्य काल में शुरुआत में चंद्रगुप्त मौर्य के जो महामंत्री थे वो भी चाणक्य ही थे, और बिंदुसार के समय में भी चाणक्य ही जो है इसके क्या रहे? महामंत्री रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बात करेंगे, अगला शासक आता है अशोक, जिसको हम सम्राट अशोक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो अशोक जो है बिंदुसार का पुत्र था। देखो, अब बिंदुसार के बाद जो अगला उत्तराधिकारी बना वो था अशोक, और ये अशोक बिंदुसार का ही पुत्र था। ठीक है, अशोक सम्राट बनने से पहले अवंती का प्रांतपति था। अर्थात जब बिंदुसार शासक था उस समय जो है अशोक क्या था? एक प्रांतपति था, अवंती का प्रांतपति था। उसके बाद जो है बिंदुसार के उत्तराधिकारी के रूप में अशोक को शासक दिया गया, और उस समय भी जो है इसकी राजधानी पाटलिपुत्र ही हुआ करता था। ठीक है, और ये भी मौर्य वंश से ही है, क्योंकि मौर्य वंश अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य की ये पीढ़ी है जो कि राजपाट को संभाल रहे हैं, है ना। अब इन्होंने कौन से धर्म को स्वीकारा? इन्होंने फिर से बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया, और इनके शासन काल में तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। अशोक के 2 पुत्र पुत्रियां अर्थात 2 संतान थी, एक पुत्र और एक पुत्री। ठीक है, पुत्र का नाम महेंद्र था और पुत्री का नाम संघमित्रा था। अब अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने पुत्र और पुत्री महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। ठीक है, किसके लिए? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए उसके पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा अशोक ने। बौद्ध धर्म उस समय क्या है, बौद्ध धर्म को अब उन्होंने माना, तो वो सोचा, राजा सोचा होगा कि बौद्ध धर्म जो है पूरे विश्व में इसकी ख्याति फैल जाए, और इसीलिए इसके प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका देश जो है भेज दिया था। ठीक है, अब ये जो अशोक हैं, सम्राट अशोक, इनका कई लोगों के साथ युद्ध भी हुआ होगा, है ना भाई। एक इसमें से होता है कलिंग विजय, जो कि काफी फेमस है, और
261 ईसा पूर्व के आसपास की ये घटना है जो कि कलिंग विजय। और ये जो कलिंग विजय हुई तो क्यों ये झगड़ा हुआ, इसके पीछे क्या रीजन है? तो साम्राज्यवादी और विस्तारवादी नीति के कारण, लुटेरों के कारण। देखिए जहां पर ये कलिंग विजय हुई, कलिंग का झगड़ा हुआ था, ठीक है, वहां पर व्यापारिक दृष्टिकोण से वो बहुत फेमस जगह थी, ठीक है। और इसी वजह से क्या है, हर कोई चाहता था कि मैं यहाँ पर व्यापार करूं। कोई और राजा आ गया तो वो चाहता था कि मैं यहाँ पर व्यापार करूं, और इसी उद्देश्य से कलिंग का झगड़ा हुआ, कलिंग वाला जो युद्ध हुआ और कलिंग विजय को प्राप्त हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर जो है लुटेरे भी यहाँ पर आते थे और वहां पर हाथी भी प्राप्त होती थी। ये कई रीजन है, अर्थात एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि वह गोल्डन प्लेस था एक प्रकार से, ठीक है, शासकों के लिए, उनके इनकम के स्रोत के दृष्टिकोण से। इसलिए जो है यहाँ पर हर कोई तरसता था यहाँ रहने के लिए, या फिर हर कोई जो है इस जगह को लेना चाहता था, और यही वजह है कि कलिंग युद्ध हुआ है, ठीक है। क्लियर है मेरे दोस्तों? आगे बात करूं मैं अशोक के धम्म की। देखो अशोक के धम्म, अब अशोक के शिलालेख आपने देखा होगा पुस्तकों में, ठीक है। तो अशोक के शिलालेख में से भी उसी में का हिस्सा भी हम इसको मान सकते हैं। तो अशोक के जो धम्म है जिसकी परिभाषा राहुलवाद सूत्र विषय से ली गई है, ये क्वेश्चंस बार बार आए हुए क्वेश्चन हैं। तो धम्म की जो परिभाषा है राहुलवाद सूत्र से लिया गया है, और धम्म जो है पाली भाषा का शब्द है, इसको भी याद रखना है मेरे दोस्तों। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बात करेंगे अशोक के शिलालेख की, ठीक है। अशोक के जो शिलालेख है अलग अलग कई सारे भाषाओं में लिखे हुए हैं, ठीक है। इनमें से जो है अरमाइक भाषा में 3 अभिलेख लिखा हुआ है। अशोक के शिलालेख के बहुत सारे जो शिलाएं हैं, लेख हैं, जिसमें से 3 में अरमाइक भाषा 3 अभिलेख जो है लिखे गए हैं। शिलालेख की जब बात हो रही है अशोक के, आपको बता दूं 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सफलता प्राप्त की। अर्थात सबसे पहले अशोक के अभिलेख को 1837 में किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईसा पूर्व में पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद अशोक के स्तंभ लेख की लिपि ब्राह्मी है। देखो इनको जो लिखा गया है वो ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है, और कर्नाटक के ब्रह्मगिरी स्थित छोटा शिलालेख द्वितीय में अशोक ने स्वयं को अशोक राजा कहा। देखो यह भी शिलालेख में लिखा हुआ है, छोटा शिलालेख, ठीक है। कर्नाटक के ब्रह्मगिरी स्थित छोटा सा शिलालेख है, शिलालेख द्वितीय, और इसी में राजा ने स्वयं को अशोक राजा कहा है, ठीक है, ये उल्लेखित है। इसके अलावा कलिंग विजय जब हुआ, जब कलिंग विजय प्राप्त किया, उसके बाद बौद्ध धर्म अपना लिया। देखो शुरुआत में बौद्ध धर्म नहीं था, ठीक है। राजा अशोक शुरू में बौद्ध धर्म के अनुयायी नहीं थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने कलिंग से विजय प्राप्त किया, कलिंग युद्ध में उन्होंने जब विजय प्राप्त किया, उसके बाद इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया, और बौद्ध धर्म अपनाने के बाद ही जो है अपने पुत्र और पुत्री दोनों को जो है श्रीलंका भेज दिया बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। क्लियर है? अब इसी घटना ने जो है अशोक का जीवन बदल दिया और राजपाट को उन्होंने त्याग दिया। अर्थात जब उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया, तो अब बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद पूरी सांसारिक मोह माया से अब उन्होंने परित्याग करना शुरू कर दिया, है ना भाई, क्योंकि वो केवल शांति की तलाश, और यही प्रमुख वजह रही कि इस घटना ने अशोक का पूरा जीवन क्या कर दिया, चेंज कर दिया, बदल दिया, ठीक है। भारत के जो राष्ट्रीय प्रतीक है ना, जो शेर की आकृति हम देखते हैं, जैसे पैसों में देखते हैं, सिक्का में, नोट वगैरह में भी हमको देखने को मिलता है, और हमारे इंडिया के भारत के जो प्रतीक चिन्ह में भी हमको देखने को मिलता है। और ये जो है किसने बनवाया था? तो राजा अशोक ने ही जो है इसको बनवाया था, ठीक है। एक शब्द बार बार आता है, एक व्यक्ति बार बार आया, वो है कौटिल्य, जो कि मौर्य वंश के क्या थे? महामंत्री थे, प्रधानमंत्री थे। अब ये कौटिल्य, जिसको हम विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं, और ये चारण गांव के होने के कारण इसका नाम चाणक्य भी रखा गया था, ठीक है। और इस
कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की थी, याद रखना इसके रचना है अर्थशास्त्र, जो कि कौटिल्य ने ही लिखा हुआ है। इसके विषय क्षेत्र की बात करूं, दंड नीति, राजनीति में इनकी बहुत अच्छी पकड़ थी, किसका? कौटिल्य का। इसलिए जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार के मुख्य प्रधानमंत्री कौटिल्य ही रहे हैं। उसके बाद जब बिंदुसार आया, नया उत्तराधिकारी बना बिंदुसार, उस दौरान भी जो है कौटिल्य ही वहां के क्या रहे हैं? प्रधानमंत्री रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इसको राजनीति का बहुत अच्छा ज्ञान था, दंड नीति का बहुत अच्छा ज्ञान था। ठीक है, इसी में एक चीज और आता है, इंडिका की जो खोज है मेगास्थनीज ने की थी। और कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार क्षेत्रक का अर्थ होता है भूस्वामी। याद रखना क्षेत्रक का क्या अर्थ होता है मेरे दोस्तों? तो इसका अर्थ होता है भूस्वामी। क्लियर है? एक चीज और याद रखना, अशोक की जो पहली धर्म यात्रा है बोध गया से शुरू हुई थी। जब उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया, बौद्ध भिक्षु बनने के बाद उन्होंने धर्म यात्रा शुरू कर दी, क्योंकि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना था। चूंकि आप सभी जान रहे हैं साथियों, एक चीज हमें आपको बता दूं, जब परिवार का मुखिया चलता है, उसके पीछे परिवार के सभी सदस्य क्या करते हैं? चलने लगते हैं, है ना। ठीक उसी तरह से अगर वहां के राजा अशोक जो है अगर बौद्ध धर्म को अपनाया, अगर वो प्रचार प्रसार करेगा तो हजारों लाखों लोग उसके पीछे आएंगे, है ना। ये तो स्वाभाविक सी बात है। और इस तरह से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार और तीव्र गति से उस दौरान होने लगा। ठीक है, आगे बात करता हूं मैं मौर्योत्तर काल की। अभी हमने मौर्य काल को देख लिया, बेसिक इंपॉर्टेंट चीजों से हमने समझा है, मेन पॉइंट्स को ही हमने समझा है। अब हम बात करें मौर्योत्तर काल की, तो मौर्य काल के पतन के बाद मौर्योत्तर काल की शुरुआत हुई। ठीक है, तो मौर्य काल का जैसे ही पतन हुआ मेरे दोस्तों, उसके बाद मौर्योत्तर काल की शुरुआत हुई। इस मौर्योत्तर काल में सबसे ज्यादा जो आपके सवाल आए हुए हैं वो है आपके सातवाहन या आंध्र सातवाहन वंश से। ठीक है, इसलिए मैं इसी बिंदु पर बात करूंगा, सातवाहन वंश पर मैं बात करूंगा। इसमें देखिए, सातवाहन वंश जिसको आंध्र सातवाहन वंश कहा जाता है, और इसके संस्थापक कौन है भाई? सीमुख। सातवाहन वंश के संस्थापक सीमुख है। और इन्होंने अर्थात किसने? सीमुख ने वैदिक धर्म को अपनाया, ये वैदिक धर्म के अनुयायी बना। अर्थात जब मौर्य वंश का पतन हो गया और मौर्य वंश के पतन के उपरांत, मौर्य काल के पतन के उपरांत मौर्योत्तर काल शुरू हुआ, और मौर्योत्तर काल में शुरुआत इसके जो संस्थापक अर्थात सातवाहन वंश, उसी में एक प्रमुख वंश है। ठीक है, ये पहला वंश नहीं बोल सकते, लेकिन सबसे फेमस वंश रहा है सातवाहन वंश। और ये मतलब मौर्य काल का सबसे अच्छा अगर वंश कहें तो मौर्य काल के बाद में कहें। ठीक है, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में अगर कोई अच्छा शासन किया है तो ये सातवाहन वंश के द्वारा ही किया गया है, सीमुख के द्वारा ही किया गया है, याद रखना इस बात को। और इन्होंने बौद्ध वैदिक धर्म को अपनाया। चूंकि साथियों मैं आपको यह भी कहूं, अगर वैदिक धर्म को अपनाया तो वेद मतलब वेदों की भाषा क्या थी भाई? उस समय संस्कृत थी। ठीक है, तो जब वैदिक धर्म को अपनाया तो वहां पर ऑफिशियल लैंग्वेज क्या हो जाएगी? कार्यालयीन जो भाषा है संस्कृत हो जाएगी। क्लियर है भाई? तो वैदिक धर्म को अपनाया, ऑफिशियल लैंग्वेज वहां की संस्कृत हो गई। और इन्होंने शीशे के सिक्के चलाए हैं। याद रखना, शीशे के सिक्के किसने चलाए हैं? अगर क्वेश्चन आपके पेपर में आया तो सीमुख ने शीशे के सिक्के चलाए हैं। ठीक है, और इनके प्रतिद्वंदी अर्थात सातवाहन वंश का अर्थात सीमुख का जो लड़ाई है वो शक से हुआ। इसके प्रतिद्वंदी थे शक। ठीक है, अब इनकी हमको कहना चाहिए प्रमाण भी, साक्ष्य भी प्राप्त होता है। सातवाहन वंश के पदाधिकारियों के पद नाम का जो साक्ष्य है छत्तीसगढ़ के किरारी गांव से, किरारी एक जगह है वहां से प्राप्त हुआ है।
अब मौर्यों के बाद सबसे ज्यादा प्रभावशाली अगर काल की बात करूं, वंश की बात करूं, राज्य की बात करूं, तो सातवाहन वंश ही जो है मौर्य के बाद, चंद्रगुप्त मौर्य के काल के बाद फेमस रहा है, मैंने अभी कहा। ठीक है, भूमिदान प्रथा शुरू किया। ठीक है, जो ब्राह्मणों को भूमिदान करने की जो प्रथा की शुरुआत ही किसने की? सातवाहन वंश के द्वारा, सिमुक के द्वारा की गई थी। ठीक है, एक चीज और इसमें याद रखेंगे, दक्षिण पूर्वी एशिया के मलाया में भारतीय साम्राज्य की स्थापना शैलेंद्र ने की थी। ठीक है, चलिए अब हम बात करें इसी में गुप्तकालीन भारत की। गुप्तकालीन भारत, जिसको भारत के इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है, यह भी जनरल नॉलेज का हिस्सा है और क्वेश्चन आता भी है, इसको भी याद रखेंगे। तो भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल गुप्त काल को कहा जाता है, याद रखेंगे भाई। भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल गुप्त काल को कहा जाता है और इस गुप्त काल के संस्थापक वो क्या है? श्रीगुप्त है। ठीक है, तो गुप्त काल के संस्थापक क्या हैं, कौन है? श्रीगुप्त हैं। कई लोग इसको गुप्त काल के संस्थापक में चंद्रगुप्त, क्योंकि गुप्त वो जुड़ा हुआ है इसलिए चंद्रगुप्त बोल देते हैं, लेकिन याद रखना भाई गुप्त काल के संस्थापक श्रीगुप्त है और डाउट नहीं होना, मैक्सिमम लोग जो है इसी में डाउट हो जाते हैं। तो श्रीगुप्त जो है इसके संस्थापक हैं और इन्होंने सबसे ज्यादा जो है सोने के सिक्का जारी किया, इसलिए सर्वाधिक सोने के सिक्का जारी करने वाला वंश गुप्त वंश को कहा जाता है, गुप्त काल में कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने क्या किया? गुप्त काल में जो भूमि दान की परंपरा को और आगे बढ़ाया। शुरुआत किसने की? सातवाहन वंश ने की, शुरुआत सिमुक ने, लेकिन आगे बढ़ाने का श्रेय किसको जाता है? तो देखो मेरे दोस्तों, आगे बढ़ाने का जो श्रेय है वो गुप्त कालीन में श्रीगुप्त को जाता है। ठीक है, भूमि दान परंपरा को आगे बढ़ाया था भाई। आगे बात करें कुछ राजाएं और उनके उपाधि पर बात कर लेते हैं, जो कि इसी गुप्त काल के ही हैं। इसके अंदर से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, हम मेन पर बात करें। जैसे श्रीगुप्त को आदिराज और महाराज की उपाधि मिली थी, अति महत्वपूर्ण है भाई, उपाधि को याद रखना। ठीक है, तो श्रीगुप्त को आदिराज और महाराज की उपाधि प्राप्त हुई है। चंद्रगुप्त प्रथम को महाराजाधिराज और लिच्छवी दौहित्र कहकर इसको बुलाया जाता था। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम को महाराजाधिराज और लिच्छवी दौहित्र का उपाधि प्राप्त हुआ था। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था। क्या कहा जाता था भाई? भारत का नेपोलियन कहा जाता था समुद्रगुप्त को। इसके अलावा सयुद्धों के विजेता भी इसको कहा जाता है। समुद्रगुप्त को सयुद्ध के विजेता भी कहा जाता है और चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य भी कहा जाता है और कुमारगुप्त को महेंद्रादित्य कहा जाता है। और एक चीज और याद रखना, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे कुमारगुप्त, बहुत जरूरी है भाई। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? कुमारगुप्त थे, इनको भी याद रखना। गुप्त काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र नालंदा था और नालंदा के संस्थापक कुमारगुप्त थे, अति महत्वपूर्ण है, याद रखना भाई। ठीक है, शून्य की खोजकर्ता ब्रह्मगुप्त थे, इसको भी याद रखेंगे। चलिए श्रीगुप्त जो है गुप्त साम्राज्य के संस्थापक और प्रथम शासक बने। गुप्त साम्राज्य के प्रथम शासक श्रीगुप्त बने और ये प्रथम शासक के साथ साथ गुप्त वंश की स्थापना भी इन्होंने ही की थी। ठीक है, समुद्रगुप्त, आगे इसके वंशों के नाम है। समुद्रगुप्त की बात करें थोड़ा सा, तो जिसको भारत का नेपोलियन कहा जाता था। ठीक है, और ये भारत के नेपोलियन किसने कहा था भाई? विंसेंट स्मिथ ने इसे भारत के नेपोलियन कहा। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति शिलालेख में समुद्रगुप्त दक्षिण विजय अभियान पर 12 राजाओं को पराजित किया था। देखो प्रयाग प्रशस्ति जो शिलालेख है उसमें समुद्रगुप्त के बारे में वर्णन किया गया है, जिसमें कहा गया है कि 12 राजाओं को इन्होंने पराजित किया था। ठीक है, वीणा वादक और गरुड़ चिन्ह वाला सिक्का जो है इसी समुद्रगुप्त ने चला है। उस समय
समुद्रगुप्त के शासन काल में वीणा वादक का चित्र वाला जो सिक्का है वो चलता था और गरुड़ वाला चिन्ह का जो सिक्का है वो चलता था। क्यों? अब ये जो है वैदिक धर्म को मानते थे और वैदिक धर्म मतलब भगवान है ना। अब इसमें सरस्वती माता और गरुड़ में लक्ष्मी माता, तो ये जो है पूरा धर्म का प्रचार प्रसार वैदिक धर्म का करते थे, इसलिए इनके सिक्का में वीणा वादक और गरुड़ के चिन्ह वाला जो सिक्का है उस काल में चलता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करें चंद्रगुप्त द्वितीय की। चंद्रगुप्त द्वितीय जिसको विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी, और चंद्रगुप्त द्वितीय ये विजय का उल्लेख भी हमको दिल्ली के महरौली स्तंभ में पता चल जाता है। अर्थात चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में दिल्ली के महरौली स्तंभ में पूरी जानकारी दी गई है। यह जो है रसायन शास्त्र का सबसे नायाब उदाहरण है। कौन? आपका महरौली स्तंभ। महरौली जो स्तंभ है रसायन शास्त्र का बढ़िया उदाहरण है, इसको भी याद रखेंगे क्योंकि आज तक जो है इस स्तंभ में जंग नहीं लगा है। ठीक है, नवरत्न द्वितीय के नवरत्न, और इन नवरत्न में सबसे ज्यादा जो पूछे जाने सवाल है, मैं पूरे नवरत्न की बात नहीं करूंगा, जिनसे सवाल पूछा जाता है मैं उस पर डायरेक्ट बात करता हूं। ठीक है, तो कालिदास से लगातार सवाल आते रहे हैं, और कालिदास जिन्होंने किसकी रचना की थी? अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, ऋतु संहारम, बहुत सारे हैं ना इसके, लेकिन जो प्रमुख है मैं उसकी बात कर रहा हूं। वराहमिहिर जिसको ज्योतिष विज्ञान इसका जो क्षेत्र है, धन्वंतरी जिसने आयुर्वेद की रचना की, और चिकित्सा के क्षेत्र में ये आते हैं। ठीक है भाई, आगे बात करें कालिदास के बारे में। मैंने बताया कि इनकी रचना अभिज्ञान शाकुंतलम है, और इस कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। ठीक है, भारत का क्या कहा जाता है? शेक्सपियर। देखो भाई, जो शेक्सपियर क्या थे? विलियम शेक्सपियर इसका पूरा नाम था, और ये जो है एक कहना चाहिए एक राइटर थे, विदेशी राइटर। ठीक है, फॉरेन राइटर जिसको हम ऑथर कहते हैं। जब आप इंग्लिश लिटरेचर वगैरह में आप स्टडी करते हो तब आप शेक्सपियर के बारे में जानते हो। तो ये एक विदेशी राइटर थे, फॉरेन राइटर, जो इंग्लिश में पोएम्स वगैरह लिखते थे। ठीक है, इसका जो पोएम है विलियम शेक्सपियर का, बहुत इसमें मैक्सिमम जो पोएम है लव पर आधारित है। ठीक है, तो इन्होंने लिखा है, आप जो है इनके पोएम्स गूगल में देख सकते हो। ठीक है, गुप्तकालीन साहित्य की मैं बात कर लूं। गुप्त काल में साहित्यकार भी हुआ करते थे, जिसमें से प्रमुख तो मैंने अभी कहा आपको कालिदास, जो कि गुप्त काल के ही ये क्या है भाई, ये लोग राइटर हैं। ठीक है, एक साहित्य, ये लोग लेख लिखते हैं, रचना, इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं जो कि गुप्त काल में ही ये लोग संबंधित थे। इसके अलावा कालिदास के बारे में जैसे मैंने अभी कहा, भारत के शेक्सपियर भी इसको कहा जाते हैं, और इसकी रचनाओं में कुमार संभव, रघुवंशम, मेघदूतम, ऋतु संहार, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोवंशी, मालविकाग्निमित्र, ये सभी कालिदास जी की रचनाएं हैं, और इसको याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनकी जो जितनी भी रचनाएं हैं वो संस्कृत भाषा में हैं, और संस्कृत भाषा में क्यों? क्योंकि ये गुप्त काल की बात है, और गुप्त काल में उस समय में क्या होता था, कौन से धर्म के अनुयायी थी? तो वैदिक धर्म के अनुयायी थे। इसलिए जो है वहां उस दौरान जितने भी लेखक कवि हुए हैं वे संस्कृत भाषा के ही कवि हुए हैं। ठीक है, और देखो ये जो अभिज्ञान शाकुंतलम इसके फेमस राइट है, इसके फेमस रचना कह सकते हैं, और इस रचना को विलियम जोन्स द्वारा हिंदी में अनुवाद किया गया था 1789 ईसा पूर्व में। ठीक है भाई, ये भी याद रखेंगे। एक शब्द आता है शूद्रक, और ये जो शूद्रक शब्द है मृच्छकटिक, शूद्रक रचना नहीं है, शूद्रक लेखक है, और इनकी रचना है मृच्छकटिकम। ठीक है, मृच्छकटिकम की रचना शूद्रक ने की। नारायण पंडित जिन्होंने हितोपदेश की रचना की, विष्णु शर्मा जिसको पंचतंत्र की इन्होंने रचना की, और पंचतंत्र बहुत ज्यादा फेमस है। पूरे विश्व की मैं बात करूं, पूरे विश्व में सबसे फेमस ग्रंथ बाइबिल है, याद रखना, क्योंकि ईसा क्रिश्चियन के मानने वाले बहुत ज्यादा हैं अदर दूसरे देश में। तो सबसे ज्यादा जो है फेमस ग्रंथ की बात करूं तो बाइबिल को सबसे फेमस ग्रंथ माना गया है विश्व में।
उसके बाद दूसरे स्थान पर पंचतंत्र आता है, जिसकी खोज या जिसके रचना जो है विष्णु शर्मा जी ने की थी। ठीक है। भवभूति जिन्होंने मालती माधव की जो रचना है भवभूति ने की है। वात्स्यायन कौन है, इन्होंने कामसूत्र की रचना की। और महर्षि पाणिनि जिन्होंने अष्टाध्यायी की रचना की। तो ये कुछ जो है गुप्तकालीन साहित्यकार है, इसको भी आपको याद रखना है क्योंकि ये भी आपके पेपर में आते हैं। इसके अलावा कुछ और जो है रत्नाकार हुए हैं गुप्त काल में। एक प्रकार से हम कह सकते हैं स्वर्ण काल, जैसे मैंने अभी कहा भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। क्यों? इस काल में जो है हर प्रकार के, जैसे नवरत्न की मैंने बात की, नवरत्न जो है बहुत फेमस है, आज भी हम सुनते हैं। नवरत्न इसी के काल में थे। ठीक है। जिसमें से कालिदास, विष्णु शर्मा, इतने फेमस जो है राइटर हुए हैं जिसकी पुस्तकें हम आज भी पढ़ते हैं। पंचतंत्र जो है आज भी जो है, पहले टीवी वगैरह में आता था, पंचतंत्र की बहुत सारी कथाएं हम पढ़ते थे। कठपुतली के रूप में हमको टीवी में, ईटीवी वगैरह में हम देखे भी हैं जब हम छोटे थे तो ये आज भी इनकी कथाएं चलती हैं। ठीक है। तो आर्यभट्ट जिन्होंने आर्यभट्टी सूर्य सिद्धांत, दशमलव प्रणाली, बीजगणित की रचना की और शून्य का सिद्धांत भी आर्यभट्ट ने दिया हुआ है। पाई का मान 3.14 आर्यभट्ट ने ही बताया था। ठीक है। वराहमिहिर जिन्होंने बृहत संहिता और पंच सिद्धांतिका की रचना की। भास्कराचार्य जिनको गणितज्ञ कहे जाते हैं और सिद्धांत शिरोमणि की रचना भास्कराचार्य ने की थी। ठीक है। हस्त आयुर्वेद की रचना पेलाकव्या ने की थी। इसको भी याद रखेंगे। क्लियर है? गुप्त काल को स्वर्ण काल, भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल तो कहा ही जाता है। अब गुप्त काल साहित्य को संस्कृत का स्वर्ण काल कहा जाता है क्योंकि गुप्त काल में जितनी लेखक, जितनी रचना और जितने रचनाकार हुए हैं वो अभी तक के काल में नहीं हुए हैं। बहुत अच्छे फेमस राइटर उस दौरान थे, इसलिए उस काल को गुप्तकालीन साहित्य को संस्कृत का स्वर्ण काल कहा जाता है क्योंकि उस समय सभी लेखन जो है संस्कृत में ही किए गए थे क्योंकि उस समय वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था। ठीक है। कामंदक लिखित जो नीतिसार है गुप्तों की राजनीति, देखो नीतिसार जिसकी रचना कामंदक ने की है उनमें गुप्त के जितने भी राजनीति, उनके प्रशासन के बारे में बहुत ही सुंदर तरीके से चित्रण किया गया है। किसमें? नीतिसार में, जिनके लेखक कौन थे? रचनाकार कामंदक थे। ठीक है। तो ये याद रखना। एक चीज और याद रखना, चैतन्य महाप्रभु जिनका जन्म बंगाल में हुआ था। ठीक है। तो इसको थोड़ा सा याद रख लेंगे। इसी काल में कुतुब मीनार भी आया था। ठीक है। अब इस कुतुब मीनार जिसके बारे में अगर मैं थोड़ा सा कहूं तो कुतुब मीनार जिसके नींव जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। ठीक है। इसकी नींव रखने वाले कुतुबुद्दीन ऐबक हैं और इसके तीसरी मंजिल तक का काम जो है इल्तुतमिश ने पूर्ण करवाया। ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक और तीसरी मंजिल तक का काम जो है इल्तुतमिश ने पूर्ण कराया और इसकी मैं पूरी कहानी पर मैं बात नहीं करता हूं। ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, ये दोनों के बीच की क्या घटना है, क्या लड़ाई झगड़ा है, वो बात की बात है। लेकिन इल्तुतमिश क्या थे? कुतुबुद्दीन जो ऐबक हैं। ठीक है। इनके जो ये कहना चाहिए एक प्रकार से दोनों उत्तराधिकारी नहीं थे, बल्कि बाद में इल्तुतमिश जो है कब्जा कर लिया था, लड़ाई झगड़ा हो गया था इनके बीच। ठीक है। इस पर ज्यादा बात नहीं करेंगे, जो मेन पॉइंट है उसको आप समझ लीजिए बस। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी। अब अलाउद्दीन खिलजी, और इसको उपाधि मिली थी सिकंदर सानी की, जिसको द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना जाता था। ठीक है। इन्होंने क्या किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने अपने ही चाचा को मारकर दिल्ली का राजा बन गया, दिल्ली का शासन इनके हाथ में आ गया, अर्थात अपने ही चाचा को मार डाला और दिल्ली का सुल्तान बन गया। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है। बाजार मूल्य नियंत्रण व्यवस्था भी अलाउद्दीन खिलजी ने लागू की थी। ठीक है। इसी में एक और आता है मोहम्मद बिन तुगलक। अब मोहम्मद बिन जो तुगलक है इसके काल में
इब्न बतूता, इब्न बतूता सुने होंगे, ये जो है विदेशी यात्री है जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया और इन्होंने किताब उल रहला की रचना की। एक लेखन किताब उल रहला की रचना किसने की थी? इब्न बतूता ने की थी। ठीक है, अब इसमें कुछ रचनाएं भी देख लीजिए, जैसे कुतुबन, इसके रचनाकार मृगावती थे और इन्होंने सूफी भाषा में रचना की थी। किताब उल रहला इसको इब्न बतूता ने लिखा था और मुतखब उल लुबाव, तो इनको खाफी खान ने इनकी रचना की थी। इनको भी याद रखेंगे भाई थोड़ा सा। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अमीर खुसरो के बारे में थोड़ा सा। और खिलजी का दरबारी कवि था, अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि अमीर खुसरो था। और अमीर खुसरो इनके दरबारी कवि तो था ही, तुगलकनामा अमीर खुसरो की अंतिम रचना है, यह भी याद रखना। तुगलकनामा अमीर खुसरो की अंतिम रचना है। अमीर खुसरो कवि एवं संगीतज्ञ दोनों था। सितार और तबला का आविष्कार अमीर खुसरो को जाता है, याद रखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। सितार और तबला के आविष्कार अमीर खुसरो को जाता है। ठीक है, तो ये तो रहा साथियों बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स यूनिट 3 का, जिसको हमने आज की इस वीडियो में बताने का प्रयास किया है। देखिए वीडियो में बहुत ही शॉर्ट तरीके से मैं बनाया हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर ही हमने डिस्कस किया है। मौर्य साम्राज्य तथा गुप्त साम्राज्य के बारे में हमने विस्तृत चर्चा करने का प्रयास किया। आज के सेशन को हम यही समाप्त करेंगे। अगला यूनिट चलेगा हमारा इकाई 4, जिसमें भक्ति और सूफी आंदोलन पर बात करेंगे, जिसमें सामाजिक जो महत्व है, हिंदू मुस्लिम सांस्कृतिक समागम के बारे में चर्चा होगी। और ये नेक्स्ट वीडियो आएगी हमारी कल के सेशन में, विस्तृत चर्चा इकाई 4 पर करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। साथी नए हैं जो कि शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, वो हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। शिक्षक वर्ग 2 की पूरी तैयारी, अर्थात चाहे वो कला वाले हो, विज्ञान वाले हो, गणित वाले हो, सभी के लिए उपयोगी है, क्योंकि कंबाइंड सिलेबस सबका रहेगा। और कंबाइंड सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका जो हम करवा रहे हैं क्लासेस, कंबाइंड सिलेबस को आधार मानकर ही करवा रहे हैं। तो हमारे साथ कंटिन्यू रहें, कंटिन्यू बने रहें, बिना स्किप की वीडियो को देखा कीजिए। और जो भी साथी नए हैं भाई, वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने नए साथियों तक शेयर करें और उनको भी सब्सक्राइब करवाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।